गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, है दिसंबर 25 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स हमें प्रीलिम्स के लिए हैं, कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंस के लिए हैं। जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट, ये वाला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। पहले हम इसके बारे में काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से इसके अंदर को थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक्स हमने बहुत पहले पढ़े हों, 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन अभी वो जब उसके अंदर कुछ नया डेवलपमेंट होता है, वो फिर से न्यूज के अंदर आ जाता है और वो आपका एक करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है। तो अब ये मत सोचा करो कि ये सर तो टॉपिक 3 साल पहले न्यूज में था, अभी तो नहीं आएगा पेपर में। ऐसा नहीं होता है। टॉपिक जब बार बार रिवाइव होते रहते हैं, इस तरह के रिकरिंग जो टॉपिक्स होते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। और जब इस तरह की चीजें आती हैं ना दोबारा से न्यूज़पेपर में, तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है ना, आपको ये टॉपिक 6 महीने पहले पढ़ा होगा, उसके बाद न्यूज में आया नहीं होगा, आप इसको पढ़ के भूल चुके होंगे। तो जब ये न्यूज में आता है तो इसको पढ़ा करो दोबारा से। अपने जो पुराने नोट्स हैं, आपका जो पुराना कंटेंट है इसी सेम टॉपिक के बारे में, जहां पे आपने अंडरलाइन किया होगा, जहाँ पे आपने कोई यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा होगा, उसको दोबारा से जाके फिर से देखें। वो रिवीजन आपका हो जाएगा, क्योंकि जितना बार आप रिवीजन करोगे ना, तो आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ती है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट आज हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट की टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया है। दोबारा से न्यूज में है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, इसे सिर्फ करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग स्टैटिक पोर्शन में नहीं जाएंगे आज। उसके अलावा इन साको क्या है, ये हम लोगों ने कोविड के कॉन्टेक्स्ट में पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा से फिर से पढ़ेंगे। इन साको क्या है, साइंस एंड टेक में या मेडिकल जो इश्यूज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वहाँ के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ सकता है। इन साको क्या है, क्योंकि दोबारा से इंडिया में कोविड जो है वो दोबारा से फैल रहा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। रेड सी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये मैप वर्क आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इंटरनेशनल रिलेशन और जियोग्राफी के परस्पेक्टिव से। ठीक है। तो जो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर ज्योग्राफी में करंट अफेयर क्या होता है, ये होता है करंट अफेयर ज्योग्राफी में। कुछ आइलैंड्स, कुछ वोल्केनिक इरप्शन, कोई स्ट्रेट, कुछ इस्थमस, कोई न्यूज में होता है ना, तो ज्योग्राफी और आईआर दोनों का पार्ट बन जाता है। तो ये प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा जो 3 नए लॉ पास हुए हैं पार्लियामेंट में, क्रिमिनल लॉ और हमारा जो सीआरपीसी था और एविडेंस एक्ट था, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा कोई लॉ का पेपर तो है नहीं, तो हर प्रोविजन आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ऊपर से अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी इन लॉज की, तो हमारे लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक एडिटोरियल आज दिया गया है ठीक ठाक सा, 2000 नई डायमेंशन आपको पता चलेंगी। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, चलिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। सेंटा क्लॉज आएगा, आपको गिफ्ट मिलेगा, तो आप कोई अच्छी सी बुक अपने लिए खरीद सकते हो। ठीक है। एज अ गिफ्ट टू योर सेल्फ, अगर कोई और आपको गिफ्ट नहीं दे रहा है, खुद को गिफ्ट दे सकते हो कोई भी एक अच्छी सी बुक। चलिए। कोई भी अच्छी बुक का मतलब ये है, ये कोई ऐसे कोई ऐसी लव स्टोरी वगैरह मत लेना। इसका कोई हिस्टोरिकल बुक ले सकते हो, किसी की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो। ठीक है। भगत सिंह की पढ़ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की पढ़ सकते हैं, नेहरू जी की पढ़ सकते हैं। ये बुक आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके कुछ चैप्टर तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, नेहरू जी ने लिखी थी ये बुक, तो आप इनको भी पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। चलिए। चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ द रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज। तो बात ऐसी है, जब यूएसए और यूरोपियन यूनियन, भैया जब वो चाइना को साइडलाइन करने में लगे हुए हैं ना, तो चाइना ने भी कहा है कि जो हमसे बनेगा हम करेंगे, जो तुम्हारे बस की बात है तुम करो। तो क्योंकि यूरोप और अमेरिका भी क्या कर रहे हैं, पहले पता क्या होता था, पहले यूरोप और अमेरिका चाइना के ऊपर डिपेंड किया करते थे। किसके लिए? रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके। क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और लगभग 90% जो ग्लोबल रिफाइंड आउटपुट होता है, रिफाइंड आउटपुट कह रहा है मतलब फाइनल आउटकम की बात कर रहा है, वो चाइना कंट्रोल करता है। ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, जहां पे भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वहां से चाइना माइन करता है। इवन अगर ऑस्ट्रेलिया भी माइन करता है अपने देश में रेयर अर्थ एलिमेंट को, वो भी चाइना भेजे जाते हैं उसकी रिफाइनमेंट के लिए। क्योंकि चाइना ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 20-30 सालों में जबरदस्त टेक्नोलॉजी डेवलप करती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को माइन करने की। ठीक है। तो अभी यूएसए और क्योंकि और रेयर अर्थ एलिमेंट देखिए सेमीकंडक्टर में, डिफेंस में यूज होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर यूज होते हैं, बैटरी में यूज होते हैं। तो इसलिए चाइना का काफी डोमिनेंस यहाँ पे हो गया था। तो आने वाले 10-20 सालों में ये डोमिनेंस कम हो जाए और यूएसए और यूरोप को
चाइना के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, इसके लिए जो है उन्होंने ये कदम उठाया है। तो चाइना ने भी बदले में कदम उठाया है कि भैया ये जो हम लोग टेक्नोलॉजी है वो हम लोग किसी भी कंट्री को अभी नहीं देंगे। बात सारी, क्योंकि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अमेरिका ने रोक दिया, रेयर अर्थ एलिमेंट टेक्नोलॉजी चाइना ने रोक दिया। अब देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ेगा। बट थोड़ा सा यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हालांकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर ना 17 केमिकल एलिमेंट्स हमारे आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 15 जो है लेंथनाइड्स होते हैं और एक हमारे पास स्केंडियन और यट्रियम होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। देखिए अगर आप सभी को याद कर सको तो बेटर है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कुछ को तो याद कर ही सकते हो, जैसे रेट्रियम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, ठीक है। स्केंडियम जो है आप इसको थोड़ा याद कर सकते हो। ये वाला याद कर सकते हो एनडी, क्योंकि इसके लिए अभी इंडिया ने कुछ माइंस वगैरह को लीज पे दिया था। डेफिनेटली याद कर सकते हो, ठीक है। स्केंडियम देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कोशिश करें सारे याद करने की, नहीं कर सकते तो फिर भी कम से कम दो चार तो आप याद कर ही लीजिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नो आर नोट द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो उसके अंदर कम से कम कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 17 में से अगर 8 से 10 भी याद होंगे तो वो आंसर हम निकाल ले जाओगे, आई नो दिस, ठीक है। तो कुछ को याद करने की कोशिश करें, खासकर जो न्यूज में है ये वाले, ठीक है। इस तरह से ऑल द मेटल्स all the metals and have many similar properties which often cause them to found together in the geological deposits, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम ही होती हैं सभी की। तो इसलिए जब हम लोग माइन करने जाते हैं तो एक ही जगह पे सभी मिल जाते हैं लगभग, ठीक है। बट वाई दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये भी बड़ा सवाल पूछा जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट एक्चुअली ये ना एक हिस्टोरिकल नाम इनको दिया गया है, कोई इसका प्रेजेंट कोई खास रेलिवेंस नहीं है इस नाम का। एक जमाना हुआ करता था जब रेयर अर्थ एलिमेंट दुनिया में बहुत कम जगह पे पाए जाते थे, ठीक है। और जब वो बहुत कम जगह पे पाए जाते थे इनको निकालने की टेक्नोलॉजी भी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ एलिमेंट दुनिया में बहुत कम जगह पे पाए जाते हैं, नहीं नहीं, काफी जगह पे पाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी भी अभी ठीक ठाक डेवलप हो चुकी है इनको निकालने की। लेकिन वो पुराना नाम चल रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट, तो आज भी लोग वैसे ही उसको बोलते हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ने और यूएसए वगैरह ने रेयर अर्थ एलिमेंट की माइनिंग को भी अपने देशों में बंद कर दिया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फिर टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ जाने लगी, इंडिया की तरफ जाने लगी, थोड़ा बहुत रशिया वगैरह करने लगा। तो इसीलिए जो है ये काफ़ी कम इसको करते हैं। बट आप ये मत समझना कि रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी यूज़ इनके होते हैं, खासकर पिछले 20-30 सालों में जब से कोई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं तो इनका यूज़ बढ़ गया है। जैसे अलग अलग जगह पे इसको यूज़ किया जाता है, नाइट विजन गॉगल्स में, फ्लोरोसेंट लाइट्स में, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, वाइट नॉइस प्रोडक्शन वगैरह में जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इसका यूज़ किया जाता है, कार इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड टर्बाइंस, ठीक है। मिलिट्री यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन, प्लाज्मा, सीआरटी, जो आपके घर में जो एलईडी जो टीवी होते हैं, है ना, एलसीडी जो टीवीज होते हैं, डिस्प्लेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे सब का इनका जो है वो यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर ये प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, तो इसको ध्यान से देखना आपने, ठीक है। चलिए, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट, ये भी है पॉइंट आपने याद रखना यहाँ पे, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ सकते हो, प्रीलिम्स के रेयर अर्थ एलिमेंट को आप याद कर सकते हो, इसका सिग्निफिकेंस भी याद कर सकते हो। मेंस के लिए जो है आप नीड टू डेवलप द कैपेसिटी टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया एंड द स्टेप्स नीड टू बी टेकन, मतलब आपको याद करना है कि इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट में, इंडिया को क्यों जरूरत है रेयर अर्थ एलिमेंट की, और क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, और उनका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। और अगर इंडिया ने कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया है रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको मेंस के परस्पेक्टिव से याद होना चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए नाम वगैरह याद रख लो, एक दो साइट का नाम याद कर रख लो, आपके लिए सफिशिएंट होता है। चलिए, प्लेन कैरिंग ओवर 300 पैसेंजर्स मोस्टली इंडियंस अलाउड टू लीव फ्रांस, तो देखिए अभी एक मूवी आई है शाहरुख खान की डंकी, है ना। और अगर आप पंजाब में जाओगे, हरियाणा में जाओगे, तो यहाँ पे से डंकी डोंकी कुछ भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इलीगल तरीके से किसी दूसरी कंट्री के अंदर एंट्री करते हो। और जहाँ तक ज़्यादातर इलीगल एंट्री होती है वो यूएसए कनाडा वगैरह में ही होती है। तो अभी तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया से एक प्लेन उड़ा, वो प्लेन पहले गया दुबई, ठीक है। दुबई से वो ट्रेन गया पेरिस, पेरिस से वो जाएगा कहाँ, निकारागुआ, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और निकारागुआ से जाने के बाद ये जितने लोग इस पैसेंजर होते हैं जो कि डंकी के थ्रू जाते हैं, ये फिर पनामा से होते हुए
सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से होते हुए मैक्सिको में एंट्री करते हैं। मैक्सिको से फिर ये यूएसए में एंट्री करते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से आप समझ लिए जो डंकी मूवी में दिखाया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। और जैसे ही यूएसए वगैरह में लैंड करते हैं, वहां पे चले जाते हैं, तो वहां पे असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। असाइलम का मतलब ये होता है कि इनको ये बोलना पड़ता है कि हमारी कंट्री में हमें एक डेंजर है, खतरा है, ठीक है, और हमारे वहाँ पे जो सरकारें हैं, जो पुलिस है, वो हमें तंग कर रही है, हमें मार रही है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ऑल दैट, इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। तो वो उन कंट्री में असाइलम यानी कि राजनीतिक शरण की डिमांड करते हैं, तो उनको फिर वहाँ पे असाइलम दे दिया जाता है। इस तरह का पूरा प्रोसीजर रहता है। तो 300 पैसेंजर थे भैया उस प्लेन के अंदर जो इंडिया से जा रहे थे, जिसके अंदर मोस्टली आपको मिलेगा कि या तो पंजाब से, गुजरात से, ठीक है, पार्ट ऑफ हरियाणा ऑल्सो, तो तमिलनाडु से भी बहुत सारे लोग आज भी जाने लगे हैं, पहले तो नहीं जाते थे, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा डंकी वाला ही इशू है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली का पूरा मामला है ये। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इलीगल तरीके से जब लोग इधर से उधर जाते हैं। तो 2-3 दिन तक वो वहाँ पे रहा। अभी तो इसको उड़ान भरने के लिए भेज दिया है, पता नहीं कहाँ जाएगा भाई इसकी डेस्टिनेशन अभी तो किसी को। वो इंडिया में आएगा या फिर वो निकरागुआ जाएगा, कहाँ जाएगा वो तो बाद की बात है, कल पता चलेगा शायद। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो कोविड-19 की वैक्सीन की फोर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा इंसाकोग ने कहा है कि भैया जिसने 2 ले ली हैं या 3 ले ली हैं वो आपके लिए ऑलरेडी सफिशिएंट है। और ज़्यादा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन और ज़्यादा लेने की क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन इसीलिए आया कि कोविड के केसेस जो है इंडिया में बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। एक नया वर्जन यहाँ पे आ गया है, नया वेरिएंट, है ना, GN1। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। लेकिन इंसाकोग है क्या बेसिकली? इंसाकोग एक 38 लेबोरेटरीज का इंडिया में पूरा नेटवर्क है, अलग अलग जगह पे। और इस 38 लेबोरेटरीज के अंदर कुछ गवर्नमेंट लैब्स हैं, कुछ प्राइवेट लैब्स हैं। ये क्या करती हैं लैब्स? बेसिकली कोई भी नया वेरिएंट अगर आता है वायरस का, तो उसका जीनोम सीक्वेंस करती हैं, ठीक है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंस से ही पता चलता है कि ये जो नया वाला वेरिएंट है वो पुराने वाले वेरिएंट से कितना अलग है, या फिर जो नया वेरिएंट आया है ये नया वेरिएंट है भी कि नहीं, है ना। ये पता चलता है वो जीनोम सीक्वेंसिंग से। और इस लैब का जो काम होता है वो यही होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग करना। दिसंबर 2020 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि उस समय कोविड वगैरह चल रहा था। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो अपने याद रखना है, प्रीलिम्स में इसकी तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बेसिकली इसको किया जाता है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, ICMR। ठीक है, ये आपको बड़ा पता होना चाहिए। अभी इसके अंदर सेंट्रल सर्विलियंस यूनिट भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोग्राम। यही सारी इंफॉर्मेशन आपसे प्रीलिम्स में वो आपसे पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंसाकोग? तो जो मिनिस्ट्री, जो ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आपको पता होना चाहिए। कितनी नंबर ऑफ लैब्स हैं? 38 लैब्स हैं। प्राइमरी काम क्या होता है? जीनोम सिक्वेंसिंग करना होता है कोरोना वायरस की। ठीक है, चलिए, प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, शिप्स विद द इंडियन क्रू हिट बाय द ड्रोन इन द रेड सी। तो एक हमारा शिप आ रहा था रेड सी में, तेल वगैरह लेके इंडिया की तरफ आ रहा था, और उसके ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ है। अब ये ड्रोन से अटैक किसने किया? हालांकि किसी ने खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन जो हूथी रेबल्स हैं यमन के अंदर, जो यहाँ पे एक्टिव होते हैं, उन्होंने जो किया है, ये आपका ये देखिए यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे इंडियन शिप आ रहा था, तो इन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक किया है। एक तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए न्यूज में है। तो रेड सी के बीचों बीच ना एक हमारी एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब ये है कि ये रेड सी जो है वो अभी ब्रॉड हो रहा है, फैल रहा है, क्योंकि इसके बीच में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जो कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाउंड्री हुआ करती थी, लेकिन वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाउंड्री की वजह से वो अभी टूट गया है। आपको ये थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आपको पता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। तो ये रेड सी कि पहले जो है प्लेट हुआ करती थी, ये टूट के एक साइड इधर चली गई, इधर चली गई, और अभी बीच में यहाँ पे जो है रेड सी डेवलप हो रहा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। खैर, ये तो कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल के लिए, ये तो आपका ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड सा पार्ट है। लेकिन यस, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, रेड सी वगैरह कहाँ पे है। तो देखिए, आपका ये अरेबियन सी है, और अरेबियन जो सऊदी अरेबिया, सॉरी, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो यमन में हूथी जो है रेबल से लड़ रही है। और जो हूथी रेबल्स हैं
उनको ईरान का सपोर्ट है बेसिकली। तो एक यमन के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया बेसिकली प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, अब ये कह सकते हो। और यहाँ पे जो है ये है डेजर्ट है, जिसे रबल खली डेजर्ट कहा जाता है। और ये आप जो है बाउंड्री जो है यमन की देख सकते हो, ये यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे बाल एंड मंदेब, तो ये जो छोटी सी स्टेट आपको नजर आ रही है बाल एंड मंदेब है। और रेड सी में दुनिया का मोर देन 1/4 और ऑयल जो है वो यहाँ से जाता है। तो ऑयल टैंकर जो यहाँ से आते हैं वो बड़ी खतरे में रहते हैं आजकल। ठीक है, ये देखिए गल्फ ऑफ अडन, बैब अल मंदेब, ये जो स्ट्रेट है, और ये आपका क्या रेड सी। इधर इधर से फिर आप अरेबियन सी में एंट्री करते हो, और इधर से इंडियन सी में एंट्री करते हो, और सीधा फिर आप जो है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंच जाते हो। तो बेसिकली ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बट इसके साथ साथ एक दो चीज़ें आपको हैं, इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये सऊदी अरेबिया है जिसकी ये जो है वो यमन के साथ चल रहा है। यहाँ पे है आपका ईरान। ठीक है, ईरान, ईरान के साथ भी सऊदी अरेबिया का इशू चलता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और आर्टिकल हमारे यहाँ पे दिया गया है, जो है बाला मंदेब के बारे में, ओ सॉरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। ठीक है, तो बाला मंदेब तो ऊपर था, यहाँ पे देखिए ये रहा बाला मंदेब, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। एक और स्टेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्टेट पड़ती है, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आप एक तरफ देखिए ईरान है, ये देखिए, और दूसरी तरफ आप यहाँ का देखेंगे तो ये है आपका ओमान, और इधर है यूएई, और इसके बीच में आपको ये दिख रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये है आपका पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो ये पूरा पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के अंदर कुछ आइलैंड हैं, जैसे ये एक आइलैंड है छोटा सा, इसे कहते हैं अबू मूसा। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसे कहते हैं ग्रेटर टुम्ब, TUNB, TUNB। और यहाँ पे आता है जिसे कहते हैं लेसर टुम, ये रहा छोटा सा यहाँ पे। अब ये तीनों जो आइलैंड हैं वो कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि यूएई कहता है कि ये मेरे हैं, ईरान कहता है कि वो मेरे हैं। हालांकि यूएई इनको क्लेम करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे देखा जाए तो इनको ईरान कंट्रोल करता है। ठीक है, ईरान, तो ईरान कहता है कि भैया मेरा जो पुराने जमाने में एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, ये उसके अंदर में आया करते थे। यूएई कहता है कि नहीं, यहाँ मेरा है। वो तो दोनों लोग अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स यहाँ पे देते हैं, बट फिलहाल जो ग्राउंड की बात है वो यही है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि पर्शियन गल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जब हम लोग ऑयल एक्सपोर्ट वगैरह की बात करते हैं। तो पर्शियन गल्फ को ईरान कंट्रोल करता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे ईरान मिलिट्री है हर जगह पे देखा जाए तो इसको कंट्रोल। और यूएई और ईरान के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो यूएई से बहुत सारा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम वगैरह यहाँ से जाता है दूसरी कंट्रीज में, जिसको ईरान कंट्रोल करता है। तो ईरान बार बार धमकी देता है हमेशा अमेरिका को भी, यूएई को भी, सऊदी को भी, कि भैया मैं इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा। ठीक है, आपके शिप्स वगैरह को किडनैप कर लूंगा, अटैक करूंगा उनके ऊपर अगर तुमने कुछ भी ज्यादा हरकत किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, पर्शियन गल्फ की बात करें, तो यहाँ पे ये इश्यूज चलता है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपसे एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि अबू मूसा आइलैंड जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। आपको पता होना चाहिए पर्शियन गल्फ में है। ग्रेटर टूम कहाँ है, लेसर टूम कहाँ है, ज्योग्राफी में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है दोनों की, उसमें जाने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिलहाल इनको ईरान कंट्रोल करता है, यूएई इसको क्लेम करता है। अच्छा, सिंपली ऐसे भी पूछ सकता है कि रिसेंटली एन आइलैंड ग्रेटर टुम वाज इन न्यूज। ठीक है, एंड इट वाज इन कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी वाज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो एक देगा आपको ईरान सऊदी अरेबिया, ईरान यूएई, ठीक है, ईरान अफगानिस्तान, ऐसे देता है वो आपको क्वेश्चन। तो कंट्रोवर्सी है ईरान और यूएई के बीच में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आसान सा लगता है क्वेश्चन देखने में, बट इतना आसान बेसिकली होता नहीं है। इंडिया रिवाइज्ड क्रिमिनल लॉ प्रपोजल्स। तो आपको अच्छे से पता है कि हमारा सीआरपीसी चेंज हो चुका है, हमारा जो पुराना एविडेंस था वो हमारा चेंज हो चुका है, हमारा आईपीसी भी जो है वो चेंज हो चुका है। इतना 100 150 साल से हम इनको यूज़ कर रहे थे, फाइनली सरकार ने वो कर दिया है चेंज। अब सवाल भी ये भी उठता है ना कि ये चेंज करने की भैया आपको रिक्वायरमेंट क्यों हुई। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो गवर्नमेंट का एक आर्गूमेंट है वो कहता है कि भैया ये बहुत ओल्ड थे। एक तो अंग्रेजों की लेगेसी थी ये, ब्रिटिशर्स की लेगेसी। तो मॉडर्न जमाना आ गया है ना, हर चीज़ मॉडर्न हो गई है। हमारा कल्चर अलग है, हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग है, हमारा कानून अलग है ना, हमारे यहाँ पे लोग अलग हैं, जुडिशरी थोड़ा अलग तरह से काम करती है। तो मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मॉडर्न सिस्टम हमारे पास होना चाहिए।
चाहे वो एविडेंस हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो। अब पहले तो मीडिया भी नहीं था, नई नई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अब तो सब कुछ आ गया है उसके हिसाब से, है ना। अब तो वर्चुअल हियरिंग भी होने लगी है ना। अब तो आपको कोर्ट जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं क्रिमिनल्स को, वो अपने जेल में बैठ के ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो है अटेंडेंस लगा सकते हैं। चीजें बदल गई हैं, तो उस चीजों के हिसाब से चेंजेस रिक्वायर्ड थे, ऐसा गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है। तो जो कुछ चेंजेस आपको हल्का हल्का मैं आइडिया दे देता हूँ क्या हो यहाँ पे हुए हैं, इसके बारे में डिटेल में या तो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, या फिर आपको इतना ज्यादा हर प्रोविजन के बारे में जानने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि लॉ का पेपर नहीं है ना। तो यूपीएससी में आपको इतना ज्यादा डिटेल में लॉ नहीं पढ़ना है। ये तो उनके लिए जो खासकर लॉयर हैं या फिर जुडिशरी वगैरह की तैयारी करते हैं, क्लैट वगैरह की करते हैं। तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। द की प्रोविजंस फ्रॉम द आर्टिकल ऑन द रिवाइज्ड बिल एंड द सेक्शन 13। तो वह सेक्शन 113 क्या कहता है? और द रिवाइज्ड बिल अडॉप्ट द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द सेक्शन 15 ऑफ द यूएपीए। तो नए कानून के सेक्शन 113 में अंड ऑफ आईपीसी अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन है टेररिज्म की, वो वही अडॉप्ट की है जो यूएपी एक्ट में हुआ करती थी। मतलब पहले यूएपी एक्ट में पता क्या हुआ करता था? इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता था, लेकिन 2018-19 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ और इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। पहले यूएपी में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता था। तो यूएपी की डेफिनेशन क्या है टेररिज्म की? कहता है एन एक्ट विद इंटेंट टू थ्रेटन यूनिटी, इंटेग्रिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, या फिर लोगों में डर का माहौल फैलाना, इसे टेररिज्म कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन नए कानून के अंदर आई है अंडर सेक्शन 113। ठीक है। चेंजेस इन द टेररिज्म डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। एक्सपेंशन ऑफ द टेररिज्म एक्टिविटी, ये भी उनके अंदर अभी क्या हुआ, जो इंडियन नकली नोट बनाए जाते हैं वो भी टेररिज्म के अंदर इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है। नोट जस्ट हाई क्वालिटी काउंटरफीट, एनी टाइप ऑफ काउंटरफीट, हाई क्वालिटी नहीं, सिर्फ एनी टाइप ऑफ काउंटरफीट आप उसको टेररिस्ट एक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस होने के साथ साथ अभी एक टेरर ऑफेंस भी हो गया है। पनिशमेंट भी कुछ जगह पे इंक्रीज की गई है, कुछ जगह पे डिक्रीज की गई है, अलग अलग चीजों की। ठीक है। पेनल्टीज वगैरह को पहले 5 साल थी, वहां पे 7 साल कर दिया गया, जब 3 साल थी वहां पे 5 साल कर दिया गया। क्रुएलिटी को पहले प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन अभी सेक्शन 86 में क्रुएलिटी को भी डिफाइन किया गया है। क्रुएलिटी मतलब अ विलफुल कंडक्ट लाइकली टू ड्राइव अ वुमन टू कमिट सुसाइड और कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू द लाइफ, लिम और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल। अगर आप किसी महिला को नुकसान पहुंचाते हो, उसे सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर करते हो, उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हो, तो वो क्रुएलिटी के अंदर आएगा। harassment of a woman to cause her or any person related to her meet any unlawful demand or property or the vulnerable security, ये भी आपका उसके अंदर आएगा। ठीक है। कुछ भी आप उससे अनलॉफुल डिमांड करते हो प्रॉपर्टी की या किसी और चीज की, क्रुएलिटी के अंदर आएगा। उसके अलावा रिपोर्टिंग ऑन रेप और द सेक्सुअल असोल्ट केसेस, तो एक नया सेक्शन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 73, जो कहता है कि 2 ईयर जेल सेंटेंस, 2 साल की जेल की सजा, एंड फाइन फॉर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर कंसर्निंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन रेप और सेक्सुअल असोल्ट केसेस विदाउट परमिशन। तो अगर कोर्ट में केस चल रहा है और बिना कोर्ट की परमिशन के अगर आप उस प्रोसीडिंग्स को मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कहीं पे भी पब्लिश करते हो, तो भैया 2 साल की सजा और फाइन के लिए तैयार हो जाइए। द एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइज दैट द रिपोर्टिंग ऑन हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिलेटेड टू सच केसेस इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस। ठीक है जी। चलिए, टर्मिनोलॉजी चेंजेस इन द एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ, थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने चेंज किया है। जैसे अर्लियर वर्जन जो था, अर्लियर वर्जन रिप्लेस्ड रिग्रेसिव टर्म्स इन द मेंटल इलनेस बट फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग टू ब्रॉड, है ना। अभी प्रॉपर, अब मेंटल इलनेस तो बहुत ब्रॉड टर्म हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है। तो जो नया बिल है वो मेंटल इलनेस को रिप्लेस कर देता है विद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के साथ। देखिए टर्म मैटर करती है। मेंटल इल बोलना किसी को अजीब सा लगता है, और मेंटल इल एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। तो इन्होंने कहा अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, ये थोड़ा सुनने में भी ठीक लगता है। या फिर जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, इस तरह की चीजें। मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम को लेके भी कुछ सख्त कानून यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है। क्रिटिसाइज द लेसर मिनिमम 7 years कंपेयर टू द मर्डर, द रिवाइज्ड बिल नाउ पेनलाइज द मॉब लिंचिंग एट पार विद द मर्डर। पहले सिर्फ 5 या 7 साल की सजा होती थी,
अब इन्होंने क्या किया, उसको मर्डर के बराबर कर दिया गया है और आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है इन केस ऑफ मॉब लिंचिंग। तो थोड़ा सख्त कानून बनाया गया है मॉब लिंचिंग को लेके। ठीक है, तो ये आप देखिए हमारे पास तीन थे, भारतीय न्याय संहिता, उसके अलावा हमारे पास भारतीय नागरिक संहिता जिसे हम लोग सीआरपीसी कहते हैं, 1973 में हम लोगों ने इसको कोडिफाई किया था। जो अपने पास आईपीसी है, इसको 1860 के अंदर हम लोगों ने कोडिफाई किया था, अब इसको चेंज किया है। हमारे पास एविडेंस जो एक्ट था उस 1872 के अंदर कोडिफाई किया गया था, इसको अभी हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जो पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इनको भी थोड़ा सा हम लोगों ने डेफिनेशन वगैरह चेंज कर दी है। मतलब आप किसी की चेन चेन स्नैचिंग करते हो, चीटिंग करते हो, अन एग्जाम वगैरह में भी चीटिंग करते हो, तो वो भी अनऑथराइज सेलिंग ऑफ द टिकट्स वगैरह बेचते हो, ये छोटे छोटे जो क्राइम है, ठीक है, इसको भी अभी हम लोगों ने इंक्लूड किया है। लेकिन इसके लिए अंदर कोई बहुत ज्यादा सजा नहीं है। ऐसे जैसे जो छोटे छोटे क्राइम है, जेब वगैरह किसी की काट वगैरह लेना, इनके लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान दिया गया है। कम्युनिटी सर्विस पहले भी था लेकिन अभी थोड़ा कोडिफाइड मैनर में कर दिया गया है। तो कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, मतलब जैसे आपने क्या किया, किसी की जेब काट ली, उसमें से आपने 50 रुपए या 100 रुपए 500 रुपए उड़ा लिए, अब आपको ना जेल की सजा नहीं होगी, 2 साल 4 साल 2 महीने नहीं, अभी आपको कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये होता है कि भाई जैसे किसी स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना, ओल्ड एज होम में लोगों की हेल्प करना। तो कम्युनिटी सर्विस इज वर्क विच कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही और शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रिम्यूनरेशन। मतलब आपने क्या किया, अपने बूढ़े माँ बाप को आपने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, या सड़क चलते हुए किसी बूढ़े को आपने धक्का दे दिया, ऐसी चीजें हुई, अब ये पैटी क्राइम्स के अंदर आएगा। अभी कम्युनिटी सर्विस में आपको क्या बोला जाएगा कि आप जाइए किसी ओल्ड एज होम में, जाइए 15 दिन तक लगातार जाइए और वहां पे जाके सेवा कीजिए। इस तरह की चीजें होती है कम्युनिटी सर्विस में। ठीक है, चलिए। इंडियाज जॉब क्राइसिस, द मैक्रो इकोनॉमिक रीजन। देखिए ये आर्टिकल समझने के लिए हल्का सा इकोनॉमी के ऊपर पकड़ होनी जरूरी है तभी चीजें समझ में आती है कि कोई इकोनॉमिक आर्टिकल अपने आप में ही थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर आपको इकोनॉमी पहले से नहीं आता है तो, अदरवाइज तो बहुत सिंपल ही होते हैं। तो इनका कहना है कि साहब का कि दो तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है। एक होती है वेज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप एक नौकरी करते हो, ऑफिस जाते हो, महीने में सैलरी उठाते हो, वेज एम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने जैसे पकोड़े की रेडी लगा रखी है, चाय का ठेला लगा रखा है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। दो तरह का है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वर्कर एम्प्लॉयज हर सेल्फ, मतलब वो खुद को ही काम देते हैं, इसमें कोई मालिक नहीं होता, आप ही मालिक हो, आप ही वर्कर हो, आप ही एम्प्लॉयर हो, आप ही एम्प्लॉय हो। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की इन्होंने बात किया। एक होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आप काम करना चाहते हो, काम ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है। ठीक है। एक होती है इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, या फिर कैजुअल वेज वर्कर्स होते हैं। मतलब हफ्ते में आपने आपको 3 दिन काम मिला, 4 दिन काम मिला ही नहीं, है ना, आप दिहाड़ी करने जा रहे थे, आपको दिहाड़ी मिली नहीं, इस तरह की चीजें होती हैं, है ना। जैसे मान के चलिए कि आपका चाय का ठेला है, तो हो सकता है गर्मियों में आपका बिजनेस थोड़ा डाउन चला गया हो, सर्दी में बढ़ जाता है, फिर से चाय लोग ज्यादा पीते हैं, इस तरह की कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो फॉर्मल सेक्टर, ऊपर वाला फॉर्मल सेक्टर होता है, नीचे वाला इनफॉर्मल सेक्टर होता है, दोनों ही आपको अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होती है। अब बात यह है कि ये सब सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, हमारे पास एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, राइट, या फिर आप प्राइमरी सेक्टर भी मान लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। फिर हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, जिसे आप सेकेंडरी सेक्टर बोलते हो। और फिर हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर आ गया। तीनों सेक्टर हमारे पास इस तरह से काम करते हैं। मोस्टली जो जॉब्स हमारे यहाँ पे होती हैं वो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में इंडिया में होती हैं। एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की यही निशानी होती है, ज्यादातर लोग वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। द लेबर डिमांड इन द फॉर्मल नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। मतलब ये है, जो फैक्ट्री है, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां पे जो लेबर की डिमांड है वो किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। लेबर डिमांड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द आउटपुट दैट फर्म्स आर एबल टू सेल। ऑब्वियसली बात है, एक जूते बनाने की फैक्ट्री है मान लो, और वो एक दिन में 100 जूते बनाती है, और 100 जूते बनाने के लिए उसको 4 लोग चाहिए, तो 4 लोगों को काम देगा। लेकिन अगर ये कंपनी 500 जूते भी अगर बेच सकती है मार्केट में, तो 500 जूते के हिसाब से तो इसको 20 लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा।
तो उस कंपनी की जो बेचने की कैपेसिटी है अपने प्रोडक्ट को, उसके ऊपर भी लेबर की डिमांड डिपेंड करती है। यस, जैसे समर्स आती हैं, तो समर्स में जो आइसक्रीम वाली कंपनीज होती हैं, इनके अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि समर में लोग एम्प्लॉय ज़्यादा आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं, सीधी सी बात है। सर्दियों में इतना नहीं करते हैं, लोग जॉब से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा, कहता है कि सर लेबर डिमांड डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट डिक्टेट्स द नंबर ऑफ द वर्कर्स दैट फर्म नीड टू हायर टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द आउटपुट। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी एनेबल्स फर्म टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट। तो मतलब जब आप अपनी फर्म के अंदर मशीन्स वगैरह का यूज करते हो, रोबोटिक्स को इन्वॉल्व करते हो, ऑटोमेटिक सिस्टम को इन्वॉल्व करते हो, तो इसकी वजह से भी आपका जॉब लॉस होता है। तो ये दो चीजें होती हैं जो जॉब को डिसाइड करती हैं। पहला उस कंपनी का आउटपुट, दूसरा उस कंपनी के अंदर मशीनें। मशीनों से, देखिए जब मशीन इंट्रोड्यूस होती है ना, कुछ तो जॉब लॉस होता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन मशीनों के इंट्रोड्यूस होने से जॉब्स क्रिएट भी होती हैं, क्योंकि मशीनों को किसी को तो ऑपरेट करना पड़ेगा ना, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ऑपरेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, बट अगर आप ओवरऑल देखें एब्सोल्यूट टर्म में, जॉब लॉस कंपेरेटली थोड़ा सा ज्यादा होता है, खासकर शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो खैर इतना नहीं होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमेशा से इंट्रोड्यूस होती ही रहती है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द टू फैक्टर। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आउटपुट ग्रोथ रेट, मतलब जीडीपी, ठीक, और लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, मतलब जो लोगों का स्किल होता है एक तरह से, अभी मान के चलिए, ठीक है। इन दो चीजों के ऊपर आपकी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है। तो जो पॉलिसीज सरकार इंट्रोड्यूस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और सरकार को ऐसा लगता है कि जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। 1980s और 1990s में क्या हुआ करता था, मान लो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 4% है, एम्प्लॉयमेंट भी 4% के हिसाब से बढ़ा करती थी, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जीडीपी ग्रोथ आपकी चल रही है 6 और 7% पे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रही है ओनली 0.5% और 1%। जीडीपी ग्रो हो रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इसी को तो कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। लेकिन 1980s और 1990s में नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। सर्विस सेक्टर में जॉब्स कम होती हैं, लेकिन उसका आउटपुट ज्यादा होता है, पैसे ज्यादा बनाते हैं, जॉब कम मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपकी जो जॉब मार्केट थी, या तो वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड थी, तो जहां पे आपकी ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बराबर बराबर चलती है। तो ये एक रीजन जो है यहाँ पे देखा जाता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो हमारा जो सोचने का तरीका है वैसे थोड़ा सा अलग ही है, अनफॉर्चुनेटली। एन इकोनॉमी ग्रोज एज एन इको जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, इट इज जनरली सीन एज द इट बिकम्स द मोर प्रोडक्टिव, फर्म्स बिकम कैपेबल ऑफ द प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट पर वर्कर। सीधी सी बात है, जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ होगा, कंपनी की इनकम बढ़ेगी, तो कंपनी क्या करेगी, नई नई मशीनें इंट्रोड्यूस करेगी, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेगी। और जब मशीनें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती हैं, तो कंपनी में जॉब लॉस तो होता ही होता है, लेकिन वो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बन जाती हैं। तो पहले अगर आप 5 जूते बनाते थे, अभी 500 जूते बनाओगे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा आपका और क्वालिटी भी इंप्रूव होता है। तो ये जनरली देखा जाता है। तो एज द फर्म प्रोड्यूस मोर आउटपुट, दे फाइंड इट इजियर टू अडोप्ट लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो छोटी कंपनी होती है, तो आप 5 करोड़ 10 करोड़ की मशीन तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। देर जैसे जैसे का पैसा इंक्रीज होता है, आप वो भी इंट्रोड्यूस कर देते हो। तो जॉबलेस ग्रोथ की बात करें, तो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके अलावा सरकार की जो खराब पॉलिसीज हैं वो, उसके अलावा प्रायोरिटी एरियाज पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर को आज भी एक तरह से दरकिनार ही किया जाता है हमारे देश में। इतने हजार साल से हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, लगभग लगभग वही आज भी यूज होती हैं, है ना। तो सरकार का फोकस भी देखना पड़ता है कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो जैसे महानोबोलिस मॉडल की बात करें, इंडिया में 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान में महानोबोलिस मॉडल को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जिसने हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, ठीक है। एग्रीकल्चर को एक तरह से, और एसएमएसीज को जो एक तरह से इग्नोर कर दिया गया, वो एक दिक्कत हमारे यहाँ पे हुई। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो अग्रेरियन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इश्यूज थे वो बने रहे ज्यों के त्यों। पेमेंट ऑफ क्राइसिस हमारे यहाँ पे जो का त्यों बना रहा, और फिर बाद में 1990s में हालत बहुत खराब हो गई थी हमारे यहाँ पे। तो एम्प्लॉयमेंट चैलेंज कैन नो लॉन्गर बी मेट ओनली थ्रू द मोर रैपिड जीडीपी ग्रोथ। इनका ये कहना है कि भैया अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो देश में, सिर्फ आप जीडीपी ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, आपको दूसरी चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे जो स्किल है गैप, उसको भरिए,
लोगों के पास स्किल नहीं है, स्किल दीजिए उनको, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराइए, अच्छी एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड कराइए उनको, ठीक है, वर्कफोर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करिए। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाइए। देखिए इसने इनडायरेक्ट नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि अमीर लोगों के ऊपर टैक्स रेट्स को इंक्रीज करिए। इनडायरेक्ट टैक्स तो अमीर और गरीब दोनों पे बराबर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स अमीरों पे ज्यादा होता है, गरीबों पे कम होता है। तो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाइए, यहाँ से पैसा कलेक्ट करिए, गरीबों में बांटिए, हेल्थ एजुकेशन दीजिए, वो सब चीजें यहाँ पे की जाएंगी। तो जॉबलेस ग्रोथ हमारे इंडिया में नहीं होगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सरकार को ऐसे एरियाज में फोकस करना है जहां जॉब्स आप बेटर दे सको, क्वालिटी जॉब्स दे सको, ज्यादा लोगों को दे सको, वैसे एरिया पे फोकस करिए। तो इस आर्टिकल ने बेसिकली कहा है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉब लेस ग्रोथ, या फिर हाउ एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इवोल्व इन इंडिया दैट लेड टू जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है जी, मेंशन सम challenges and suggest some solution to address the problem। 250 words, 15 मार्क्स। आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।